गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 7 जिसका नाम है संज्ञा के विकारक तत्व, इसका रिवीजन करने जा रहे हैं। तो बच्चों आपको बता दें कि विकारक तत्व क्या होते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे इसके विकारक तत्व किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा में विकार या परिवर्तन लाते हैं वे शब्द विकारी तत्व कहलाते हैं। ठीक है। और ये परिवर्तन लिंग, वचन और कारक के कारण होता है। तो सबसे पहला हमारा है लिंग। लिंग क्या होता है? किसी भी पुरुष या स्त्री के लिए भिन्न भिन्न स्वरूप वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि स्त्री या पुरुष होने, जो कि स्त्री या पुरुष होने का बोध कराता है। ठीक है। तो शब्दों का वह रूप जो कि उनके स्त्री या पुरुष होने का बोध कराता है वो लिंग कहलाता है। ठीक है। और लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग क्या होता है? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है। पुरुष मतलब जैसे हमने कहा बालक, पिता, नाना, दादा, बाबा। तो ये शब्द से हमें पता लगता है कि हम पुरुष जाति के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सभी शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग शब्दों में कुछ जो शब्द होते हैं वे नित्य पुल्लिंग होते हैं। नित्य पुल्लिंग का मतलब ये होता है कि जो सदैव पुल्लिंग के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे मच्छर है, खटमल, बिच्छू, उल्लू। ये कुछ शब्द ऐसे हैं कि चाहे वो नर हो या मादा, लेकिन जनरली हम अगर मच्छर काटता है तो हम कहते हैं मच्छर काट रहा है, ये नहीं कहते मच्छर काट रही है। ठीक है। तो कुछ तो ये शब्द नित्य पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। इनका अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना होगा तो उसके आगे हम जैसे मच्छर है और आपसे कोई कहे कि इसको स्त्रीलिंग में बदलिए तो इसको हम इसके आगे बस मादा लगा देंगे तो मादा मच्छर, तो इसका स्त्रीलिंग बदल जाएगा। खटमल, ये चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग, खटमल शब्द का ही प्रयोग होता है। अगर आपसे कहा जाए कि आप इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करिए तो आप इसके आगे बस मादा लगा देंगे तो मादा खटमल हो गया। अब दूसरा हमारा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। स्त्रीलिंग में कुछ शब्द ऐसे हैं जो चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग, लेकिन उनका स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है। जैसे कि मछली। अब मछली शब्द ऐसा है कि चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, हम साधारण बोलचाल की भाषा में हमेशा बोलते हैं कि मछली पानी में तैर रही है। हम ये नहीं कहते हैं कि मछली पानी में तैर रहा है, चाहे वो नर मछली हो चाहे वो मादा मछली हो। तो इस तरह से कुछ शब्द हैं जैसे कि लोमड़ी है, गिलहरी है, कोयल, तितली, मकड़ी, मैना, छिपकली। ये इन सभी शब्दों को हम सदैव स्त्रीलिंग के लिए ही प्रयोग करते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट है वचन। वचन भी जो हमारा विकारी तत्व होता है। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या उसके एक से अधिक होने का हमें पता चले वे शब्द वचन कहलाते हैं। ठीक। और ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि तोता फल खा रहा है। तो जब तोता बोला तो एक तोते की बात हो रही है। जब बहुत ज्यादा अगर तोते होंगे तो हम कहेंगे तोते फल खा रहे हैं, अर्थात एक से ज्यादा वहां पर हैं। जैसे हम एक उदाहरण और लेते हैं कि गाय घास खा रही है तो एक गाय की बात हो रही है। अब अगर हम कहें गाय घास खा रही हैं अर्थात एक से ज्यादा है। तो इस प्रकार से वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं? तो शब्द के लिए जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वो एक वचन कहलाता है। ठीक। जैसे कि एक उदाहरण आपको बताते हैं कि कुर्ता सूख गया है और हमने कहा कि कुर्ता सूख गया मतलब एक कुर्ते की यहाँ पर बात हो रही है। अगर इसके जगह हम कहें कि कुर्ते सूख रहे हैं तो बहुत सारे कुर्ते की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर कुछ खाने का सामान रखा है, इसके ऊपर एक मक्खी बैठी है
तो मक्खी ने खाने को गंदा कर दिया है। तो एक मक्खी बैठी है तो मक्खी ने खाने को गंदा कर दिया, एक मक्खी की बात हो रही है। तो इस तरह से एक वचन से हमें पता लगता है कि वो एक है कि अनेक। अब हमारा है बहुवचन। तो शब्द का वह रूप जिससे प्राणी या पदार्थ के एक या अधिक होने का पता चले, वे कहलाते हैं बहुवचन। ठीक, यानी एक से ज्यादा। अब जैसे कि इसी का दूसरा उदाहरण है, कुर्ते रस्सी पर सूख रहे हैं। पहले भी आपको बताया था एक वचन में कि कुर्ता सूख गया है। ठीक, ये एक वचन था। अब कुर्ते रस्सी पर सूख रहे हैं, तो एक से ज्यादा है, इसीलिए लिखा कुर्ते। तो ये हमारा बहुवचन हो गया। तो कुर्ते शब्द से ही पता चलता है कि यहाँ पर ये शब्द बहुवचन शब्द है। अब देखिए खाने का सामान रखा है, इसमें बहुत सारी मक्खियां बैठी हैं। तो इसमें हम वाक्य लिखेंगे कि मक्खियों ने खाने को गंदा कर दिया है। ठीक है, तो मक्खियों शब्द से मतलब एक से ज्यादा है। तो ऐसे शब्द हमारे कहलाते हैं बहुवचन। अब बच्चों तीसरा हमारा पॉइंट था कारक। कारक हमारा विकारी तत्व का तीसरा पॉइंट है। तो कारक क्या होते हैं? तो कारक बच्चों होते हैं कि वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, तो कारक को हम चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें हम परसर्ग चिन्ह भी कहते हैं या कारक चिन्ह। तो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग होता है और यही चिन्ह हमारे कारक चिन्ह कहलाते हैं। अब बच्चों कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। भेद मतलब क्या कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि संज्ञा और सर्वनाम से उसके बीच क्रिया का संबंध स्थापित करते हैं। ठीक, वो होते हैं कारक के भेद। तो जैसे कि हमारा कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 ऐसे भेद हैं जिनके द्वारा ये हमें पता लगता है कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या संबंध है। तो सबसे पहला हमारा है कर्ता कारक। कर्ता क्या होता है? कोई भी वाक्य में कोई भी क्रिया हो वो बिना कर्ता के असंभव होती है। ठीक है, तो क्रिया को कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है वही कर्ता कहलाता है, जो व्यक्ति कार्य को करता है। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं कि बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो कौन शोर मचा रहा है? बच्चे कक्षा में। तो बच्चे क्या हो गए? कर्ता हो गए। माँ ने कार में बच्चों को सैर कराई। किसने कराई? माँ ने सैर कराई। ठीक है, गायिका ने गीत गाया। किसने गीत गाया? तो गायिका ने गीत गाया। तो कर्ता कारक में का जो चिन्ह होता है उसको हम लोग ने से दिखाते हैं, ने से प्रदर्शित करते हैं। तो कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है ने होता है। कारक के वाक्य में कारक को चिन्हों के द्वारा ही बताते हैं। जैसे ने अगर आता है तो वहां पर कर्ता कारक है। मान लीजिए कि एक वाक्य है कि बिल्ली दूध पी गई। अब आपसे पूछा कौन दूध पी गई, किसने दूध पिया? तो आप कहेंगे बिल्ली ने दूध पिया। तो बिल्ली यहाँ पे आपका कर्ता हो गया। तो इसके लिए ने का प्रयोग होता है। ठीक है, कौन शोर मचा रहा है? बच्चे ने शोर मचाया था। तो इस तरह से ने परसर्ग के अभाव में कर्ता की पहचान आसानी से की जा सकती है। ये और इन कारक जो चिन्ह होते हैं ये छिपे होते हैं, ये वाक्य में दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन जब हम शब्द को की व्याख्या जो करेंगे बताएंगे तभी, या प्रश्न जब करेंगे तब ये कारक के चिन्ह हमें पता चलते हैं। अब जैसे कि आपका है कर्म कारक। तो कर्म कारक क्या होता है? वाक्य में कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक कहलाता है। जैसे कि एक उदाहरण हम लेते हैं कि हलवाई ने मिठाई को सजा करके रख दिया। तो इस वाक्य को हम साधारणतया बोलते हैं कि हलवाई ने मिठाई सजा करके रख दिया है। ठीक, तो इसमें को छिपा होता है। जब हम इसको हमें कर्म चिन्ह दिखाना होगा तो हम लिखेंगे कि हलवाई ने मिठाई को सजा करके रख दिया है। तो हलवाई ने किसको सजा करके रखा है? मिठाई को।
तो कर्म का जो चिन्ह होता है, कारक चिन्ह, वो होता है को। जिस प्रकार से कर्ता का होता है ने, कि माँ ने कार में बच्चों को सैर कराई, गायिका ने गीत गाया था, उसी प्रकार से कर्म का जो चिन्ह होता है वो होता है को। दूसरा एक उदाहरण हम लोग और लेते हैं कि कुत्ते ने बंदर को भगा दिया। तो इस वाक्य को हम लोग लिखते हैं, अगर साधारणतः लिखेंगे तो लिखेंगे कि कुत्ते ने बंदर भगा दिया। अब यहाँ पर को छिपा होता है, लेकिन जब हम कर्म को दिखाएंगे तो को जो हमारा छिपा है, कुत्ते ने किसको भगा दिया, बंदर को भगा दिया। तो यहाँ पर हमारा उपहार, मिठाई, बंदर, ये क्या है, कर्म है, और यहाँ पर को हमारा कारक चिन्ह है। तो को हमारा हलवाई से मिठाई के कर्म से ये संज्ञा को बता रहा है। इसका संबंध क्या, किसको सजाया, मिठाई को, किसको भगाया, बंदर को, तो इसका चिन्ह हुआ को। अब हमारा थर्ड है करण कारक। करण कारक क्या होता है, करण शब्द जो होता है वो साधन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जब हम इसे कारक चिन्हों के अंतर्गत पढ़ते हैं तो ये क्रिया के लिए प्रयोग करे गए साधन या माध्यम को बताता है कि कर्ता ने जो भी क्रिया को किया है वो किस माध्यम से किया है, किस साधन से किया है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, माली ने पानी से पौधों को सींचा। तो माली ने किससे पौधों को सींचा, पानी से, ठीक है। तो पानी इसका माध्यम हो गया और से कारण का चिन्ह है। तो माली ने पानी से पौधों को सींचा, तो इसका चिन्ह होता है से, ठीक है। से के द्वारा माध्यम, मतलब किस माध्यम से करता किसी कार्य अपनी क्रिया को करता है। तो इसको हम के द्वारा या से के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये इसका परसर्ग चिन्ह या कारक चिन्ह कहलाता है। अब हमारा है संप्रदान कारक। तो सम का अर्थ होता है कि कार्य का कारण, ठीक है, अर्थात जिसके लिए वो कार्य किया जाए। कोई भी कार्य किसी भी कारण के लिए किया जाता है, बिना कारण से तो कोई कार्य होता नहीं है। तो किस कारण से वो कार्य किया जा रहा है, प्रदान का अर्थ होता है देना, ठीक है। तो जिसके लिए कार्य को किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, वहां पर वो संप्रदान कारक होता है, ठीक है। तो जैसे कि इसीलिए इसका जो चिन्ह होता है तो होता है के लिए, ठीक है। अब जैसे कि एक उदाहरण हम लोग लेते हैं कि देश में गरीबों के लिए गैस का प्रबंध किया जा रहा है। किसके लिए, गरीबों के लिए। तो यहाँ पर संप्रदान कारक है गरीबों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें के लिए छिपा हो, वहां पर संप्रदान कारक होता है। अब हमारा है अपादान कारक। अपादान का मतलब होता है अलगाव या दूरी या तुलना करना, ठीक है। तो अपादान का में इसमें दूरी, तुलना, निकलना, सीखना, शर्माना, घृणा, ये सब अपादान कारक के अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें अलगाव का बोध कराए, अलगाव मतलब अलग होने का, वहां पर अपादान कारक कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि दिनेश रेलगाड़ी से उतरकर घर चला गया। तो दिनेश रेलगाड़ी से उतरा, अर्थात वो रेलगाड़ी से अलग हो रहा है ना। तो यहाँ पर से अपादान कारक का चिन्ह है, क्योंकि वो दिनेश रेलगाड़ी से उतर करके अपने घर को जा रहा है। अब एक उदाहरण हम लोग और लेते हैं कि दरवाजे से पहाड़ दिखता है। कहाँ से दिखता है, दरवाजे से, मतलब ये भी दूरी है, ठीक है, कि आप दरवाजे पर खड़े हैं और आपको वहां से पहाड़ दिख रहा है। अलगाव या दूरी या तुलना करने के लिए अपादान कारक का प्रयोग होता है। अब हमारा नंबर 6 है संबंध कारक। संबंध का मतलब होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका आपस का संबंध ज्ञात हो, आपस का संबंध पता लगे, वो हमारा संबंध कारक कहलाता है। और इसके चिन्ह होते हैं का, के, की, रे, रा, री, रे, ठीक है। जैसे कि हम कहें कि सत्येंद्र का भाई सैनिक है। किसका भाई, सत्येंद्र का। तो का इसका संबंध बता रहा है ना, कि सत्येंद्र का भाई। तो सत्येंद्र और भाई के बीच में जो का चिन्ह आया है, ये संबंध कारक है। तो इस प्रकार से
ये चिन्ह का, की, के, रा, री, रे ये हमारे संबंध कारक चिन्ह कहलाते हैं। अब हमारा है अधिकरण कारक। अधिकरण क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया को कोई ना कोई आधार अवश्य होता है। प्रत्येक क्रिया को करने के लिए कोई ना कोई आधार होता है। तो क्रिया के संपन्न होने का समय, अवसर, स्थान होता है कि कोई क्रिया किस जगह पर हो रही है, किस समय हो रही है, ठीक है। और तो यही क्रिया का आधार होता है। तो इसे दर्शाने के लिए में और पर शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण से आपको बताते हैं। लता ने शिवांग के जन्मदिन पर गीत गाया। तो लता ने कब गीत गाया? शिवांग के जन्मदिन पर। तो ये अवसर है ना, एक समय है, जन्मदिन का समय है। तो अधिकरण में समय, अवसर या स्थान को बताएंगे कि वो क्रिया किस जगह पर हो रही, किस समय हो रही है, ठीक है, और क्या अवसर है या क्या स्थान है। तो वहां पर अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं कि बिल्ली कुर्सी पर बैठी है। बिल्ली कहाँ बैठी है? कुर्सी पर। तो ये स्थान बता रहा है कि बिल्ली कुर्सी के ऊपर बैठी है। तो यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। अब हमारा है संबंध कारक। संबंध क्या होता है? संबोधन में बच्चों जब हम किसी को किसी नाम से बुलाते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम संबोधित करके बुलाते हैं। जैसे कहा अरे, रुको, ठहरो, भागो, सुनना। तो इस तरह के शब्द हमारे संबोधन कारक में आते हैं। तो हे, अरे, भो इन सब चिन्हों के द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। तो संबोधन के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह भी हम लोग लगाते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, अरे श्याम उधर कहाँ जा रहा है। तो अरे के बाद देखिए विस्मयादि बोधक लगा है। तो अरे शब्द संबंध बोधक है। अरे भाई इतना नाराज क्यों हो रहे हो? तो अरे भाई संबंध बोधक है, जिसको हम संबोधन करके कह रहे हैं कि संबोधन कर, अरे भाई, और उसके बाद विस्मयादि बोधक लगाते हैं। अब जैसे कहीं कोई सांप देख लिया तो कहेंगे भागो, सांप है। तो भागो ये संबंध बोधक कारक है, और इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। अब एक आपको बता देते हैं बच्चों की करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो देखिए, करण कारक में एक उदाहरण लेते हैं कि कार पेट्रोल से चलती है, और अपादान कारक में पत्ता पेड़ से गिर गया। अभी आपको बताया था कि करण में भी विभक्ति चिन्ह होता है से और कारक में भी होता है से। लेकिन जब करण कारक में हम से का प्रयोग जो करते हैं तो यहाँ पे क्रिया के साधन का बोध कराता है, ठीक है, कि वो क्रिया जो है वो किस साधन से, किस माध्यम से हो रहा है। जैसे कि कार किससे चल रही है? पेट्रोल से। तो यहाँ पर से साधन, यहाँ पर जो कारक का आया चिन्ह वो से साधन से संबंधित है। और पत्ता पेड़ से गिर गया है, तो यहाँ पर जो से चिन्ह आया है वो पत्ते को पेड़ से अलगाव दिखा रहा है, अलग दिखा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा से जो है वो अपादान कारक होगा, और कार पेट्रोल से चलती है, यहाँ पर करण कारक होगा, ठीक है। बस अब आप इसको अच्छे से एक बार से फिर से पढ़ लीजिएगा। इसके पहले भी आपको यूट्यूब लिंक भेजी है, उसको भी खोल करके आप देख करके इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाय।